नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें ला रहा हूँ। दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर किस तरह खातून को एक्सीडेंट होने के बाद से कार चला कर ले जाता है, जिसमें से एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं वो दिखाता हूँ। कुवैत से खबर आ रही है कि एक ऐसी बिल मंजूर करने के लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से 8 लाख हिंदुस्तानी वापस घर भेजे जा सकते हैं अगर वो कानून मंजूर हुआ। इसके अलावा इस वक्त राना अयूब को, जो मशहूर सहाफ़िया हैं, जान से मारने की धमकी, असमत दरी की धमकी मिल रही है। इरफान पठान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनके कुछ ट्वीट की वजह से कानपुर में जो तसादुम हुआ, 8 पुलिस अफसरान जो हलाक हुए, विकास दुबे का घर आज मिस्मार कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। विकास दुबे कौन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा नाजरीन ये खबर आ रही है कि सोने का मास्क बना लिया एक शख्स ने। जी हाँ, महाराष्ट्र के गांव से आ रहे। दिल्ली फसादात में मारे गए 9 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया था, ऐसी रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जो पुलिस के हवाले से आ रही है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन। 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं। सारी चीज़ों के ऊपर मैं नज़र करता हूँ, आपके सामने तस्वीरें और उसकी पूरी तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। जो यहाँ पर नीचे तफसीलात दी जा रही हैं इदारे को मदद करने की। नाज़रीन उससे पहले मैं एक और अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कल आप लोगों ने देखा होगा कि इवनिंग प्राइम टाइम हमारा अपलोड होने के बाद यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद हमें मजबूरन उसको डिलीट करना पड़ा। ये गुज़िश्ता हफ्ते हमारी एक वीडियो इसी तरह हुई थी जो फ़िक्रोफन शेर सुखन से थी, और कल ये प्राइम टाइम के साथ हमारे साथ ये मामला पेश आया है। जबकि हमने इन दोनों वीडियो में, जाहिर सी बात है कि जब आप अदब की बात कर रहे हो, उर्दू अदब की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो सकता है गलती, उसमें कौन सी ऐसी रूल्स और रेगुलेशन उसके जो है गलत हो सकते हैं। उसके बाद कल भी जो है हमने वीडियो पेश किए थे, उसकी कोई कॉपीराइट नहीं थी या कोई भी ऐसा उसमें मामला नहीं था जिससे यूट्यूब के उसूल और ज़वाबित अनफॉलो हुए या फॉलो न किए गए हों। तो मतलब ये है कि इस वक्त हमारे हासिदीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जैसे जैसे नाजरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो हासिदीन हैं ये अपने ही लोग हैं। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात रखनी पड़ती है कि जो है जब आप सच बोलने लगते हैं, जब आप किसी की चापलूसी नहीं करते, जब आप आंखों में आंखें डाल कर के किसी को ललकारते हैं, जब कुछ लोगों की जो है हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाते हैं, तो उनके अंध भक्त लोग जो है हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो है हमारे चैनल पर बार बार स्ट्राइक करवा करके पूरे चैनल को बंद करवाने की चक्कर में कुछ अपने ही लोग पड़े हुए हैं जो पहले दिन से हमारे पीछे थे। अब ये है कि जो है जैसे जैसे तरक्यात की जानिब हम गामजन हो रहे हैं, लोग जिस कदर हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उसी तरह इन लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और बहुत सारे हासिदीन पैदा हो गए हैं जो हमारे चैनल पर स्ट्राइक करवाना चाहते हैं। हम लगातार यूट्यूब कंपनी को जो है किसी भी तरह के उसूल को ना तोड़ने के मेल कर रहे हैं, लेकिन जवाब हमें नहीं मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है कुछ लोग हैं जो लगातार इस चैनल के पीछे पड़े हुए हैं और स्ट्राइक करवाने के अलग अलग तरीक़ों को अपना रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है चैनल को बंद करवाएं। बहरकैफ इससे तो हमें वास्ता पड़ता है और इससे पहले भी पड़ा था, जैसे हमने देखा आपने, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हमने एक चैनल बनाया है। कल जब वो वीडियो बंद कर दिया गया तो हमने उसी वीडियो को अपलोड कर दिया अपने सीधी बात के ऑफिशियल चैनल में, तो वहाँ 18 से 20 हज़ार लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह के मामले अगले दिनों में भी आ सकते हैं और लगातार हमारे पीछे हैं। एक तरफ तो हमें माली बहरान का शिकार है इदारा, दूसरी तरफ इन हासिदीन और दुश्मनों का भी पीछा पड़े हुए हैं हम लोगों के पीछे। हमारे मसाइल आप लोग हमसे ना पूछें, ये लंबे मसाइल हैं बहरकैफ। लेकिन हिम्मत हारना ये जो है एक मजबूत जज्बा रखने वाले और
जिनकी उमंगें आसमान तक होती हैं, जिनकी तमन्नाएं जो है आसमानों को सर करने की होती हैं, उनके सामने ये सब छोटे मोटे रोड़े अटकाते हैं। वो अपनी साजिशें चलते रहेंगे, हम अपनी तदबीरें करते रहेंगे। इसी वजह से मैंने उसी दिन आप लोगों से कहा था कि हमारे सीधी बात के ऑफिशियल चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकॉन दबाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा और हम भी परेशान नहीं होगी। जैसे कोई वीडियो अपलोड नहीं होती, इस तरह का होता है, आपके लगातार पैगामात आना शुरू हो जाते हैं और वो वक्त ऐसा होता है कि हम दिन भर के थके मांदे घर में जाकर के बैठे होते हैं। वैसे में आप लोगों के फोन्स और व्हाट्सएप में हम हर एक को जवाब नहीं दे पाते, हर एक को लिंक शेयर नहीं कर पाते। उसके लिए आपका एक ही तरीका है, 2 से 3 मिनट का तरीका ये है कि आप जब सीधी बात टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए हुए हैं, तो उसी तरह जो है आप, एक आदमी हजारों चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा और ना इसमें कोई पैसे भी लगते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं। कोई वीडियो वहां अपलोड नहीं हो रही है तो दूसरी जगह अपलोड कर देंगे। आपको जो है सिर्फ इतना होगा कि यहाँ नहीं मिली तो वहां जाकर के चेकआउट करना है। और इस वीडियो में सीधी बात ऑफिशियल में हम ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे अहम तरीन खबरें होते हैं, चाहे सुपर प्राइम टाइम के हो, प्राइम टाइम के हो, उसकी छोटी छोटी क्लिप भी निकाल करके डाल देते हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप के जरिए से दूसरों को फैलाना चाहते हैं तो वहां वो आसानी के साथ आपको डाउनलोड हो सकती है। इसलिए कि वहां पे हम लोग सिंगल जो जरूरी प्राइम टाइम की खबरें होती है वो निकाल करके अलग से डाल रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं, लाखों हजारों की तादाद में वहां भी लोग देख रहे हैं। तो अब आपसे दरखास्त है कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ रुके। सीधी बात टीवी जिस तरह से, उसी तरह सीधी बात ऑफिशियल के नाम से हमारा एक चैनल है, वहां जाएं और वहां जाकर के पहले सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन दबाएं, दूसरों को भी उसकी लिंक शेयर करें, ताकि अगर यहाँ कोई मसाइल पैदा हो तो हमारा सिलसिला आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, वो हमारी जो खबरें आप तक पहुंचती हैं उसका सिलसिला जारी रहे और हम वहां पर अपलोड करें तो आपको बआसानी मिल जाए। तो इसके लिए जो है आप इसकी जानिब जरूर तवज्जो करें, इसलिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत लंबे दुश्मनों की फहरिस्त इस वक्त बन चुकी है, हासिदीन की और शरपसंदों की। दुआएं करते रहे। बैठकर नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर में जो इस वक्त आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो राना अय्यूब की है। राना अय्यूब के सिलसिले में जानते हैं कि एक मशहूर नामवर सहाफ़ी है, गुजरात फसादात को लेकर की इनकी किताब जो है बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई और मुख्तलिफ ज़बानों में शाये भी हुई। जो 2002 के दंगे और फसादात थे, जो मुसलमानों का कत्ले आम था, गोधरा के बाद जो मामला पेश आया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मशहूर भी, उससे पहले से भी मशहूर थी। तो जाहिर सी बात है कि ये सच बोलने के लिए, हक और हकीकत लोगों के सामने रखने के लिए मशहूर हैं, तो ये चीज़ें कुछ भक्तों को हजम नहीं होती सोशल मीडिया पर। तो राना अय्यूब को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कश्मीर के ताल्लुक से तस्वीर अपलोड करने और उस पर तबसरा करने पर यहां जान से मारने और असमतदरी किए जाने की धमकी मौसूल हुई है, जिस पर मुंबई से मुत्तसिला नई मुंबई के कोपरखेड़ पुलिस थाने में तहकीकात शुरू कर दी है। वहां के पुलिस अफसरान ने मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीर में एक 3 साला बच्चे को अपने नाना की लाश के बाजू में बैठे हुए दिखलाई जाने वाली तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर राना अय्यूब ने उस पर तबसरा किया था। ये चीज आपको दिखाई थी, उस तस्वीर को भी। राना अय्यूब ने अपने तबसरे में लिखा था कि हिंदुस्तान में कश्मीरियों की जान की कोई अहमियत नहीं है। सहाफी राना अय्यूब अपने दूसरे ट्विटर पैगाम में यह भी लिखा था कि हकीकत है कि कश्मीर की सरजमीन की फिक्र है, लेकिन हमारे दिलों में कश्मीरियों के लिए कोई जगह नहीं है। निज़वादी कश्मीर में होने वाली इस कत्ल गारतगिरी पर किसी को अफसोस नहीं है। राना अय्यूब ने मजीद लिखा था कि एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से उनका सर इन तमाम चीज़ों को देखकर शर्म से झुक जाता है। राना अय्यूब के इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया में उन्हें मुगल्लज़ात बका जाने लगा, जिसका स्क्रीनशॉट उतारकर राना अय्यूब ने नई मुंबई पुलिस के हवाले किया, जिसमें उन्हें जान से मारने की और असमतदरी किए जाने की धमकी दी गई थी और गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। वो स्क्रीनशॉट है हमारे पास, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि उसमें बहुत ही गंदी गालियां दी गई थी इनको। तो जाहिर सी बात है कि इस शिकायत के बाद नई मुंबई पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर की गई तो मकामी कोपरखेड़ पुलिस स्टेशन के अफसर ने इनकी घर आकर उनसे मुलाकात की, उनसे पूछताछ की है। राना अय्यूब ने बताया कि कल वो इस ज़िम्मे में पुलिस को अपना बयान देंगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मौसूल होने वाली उन धमकियों की नकूल भी बतौर सबूत पेश करेंगी। नाज़रीन, इस तरह जो है जब आप सच और हकीकत बयां करते हैं तो जो है आपके पीछे आपके दुश्मन लग जाते हैं, आपके हासिद और शरपसंद। नाज़रीन, ये आपने खबर देखी। इसी तरह इरफान पठान भी इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों के जद में आ चुके हैं तनकीद के। जी हाँ, साबिक हिंदुस्तानी ऑलराउंडर इरफान पठान ने हाल ही में एक ट्विटर साहिब पर शदीद तनकीद की, जिसने उनको पाकिस्तानी हाफिज सईद से उनका मुआवजा कर दिया था।
35 साल इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने ऊपर शाये होने वाले एक न्यूज आर्टिकल पर ट्विटर सारिफ के तबसरे का स्क्रीनशॉट शेयर किया। स्टोरी के तबसरे वाले सेक्शन में कृतिका हिंदू के नाम से एक ट्विटर सारिफ ने दावा किया था कि इरफान पठान पाकिस्तानी तंजीम जमातुद दावा JUD के सरबराह हाफिज सईद जैसे बनने से पोशीदा नहीं रख सके। सारिफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी ने ट्वीट किया कि यह मखसूस लोगों की ज़हनियत है, हम कहां पहुंच गए हैं। अदाकार रिचा चड्ढा समेत ट्विटर चलाने वाले मुतादिद अफराद ने भी इरफान की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। चड्ढा ने बताया कि ट्विटर सारिफ जिसने इरफान के साथ बदतमीजी की है वो एक बूट है और असली हैंडल नहीं है, ये जाली अकाउंट है, असली शख्स नहीं। जवाब में इरफान ने कहा कि लेकिन कोई तो उसको मैनेज कर रहा है। वाज़ेह है कि ट्विटर सारिफ की जानिब से जी न्यूज में इरफान पठान के नंबर 3 पर बल्लेबाजी से मुतालिक स्टोरी पर नाज़िबा तबसरा किया गया था। तो भाई कब नाज़रीन, आप एक तो मुसलमान हैं और फिर जो है यहाँ की कुछ पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं तो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। और जब आप मशहूर हो जाते हैं वो किसी भी सतह पर हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, और फिर जो है आप सियासी सतह पर हो रही नाइंसाफियां, मरकजी हुकूमत की जानिब से हो रही कुछ ऐसे काम जिससे जो है राजी नहीं हो सकते, उसको आप पसंद नहीं कर सकते और उस पर कोई तबसरा करते हैं, तो फिर आपके पीछे एक ऐसी बड़ी टीम पड़ जाती है जिनको आप भक्त का नाम दे सकते हैं और वो इस कदर निचली हरकत और इस कदर मुगल्लजात बकते हैं कि उससे उनकी जहनियत का अंदाजा लग सकता है कि वो कहां से आए और किस तरह की जहनियत में गलाजत उनके जहनों में भरी हुई है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो है विकास दुबे, जो गुंडा है जिसका घर इस वक्त मिसमार कर दिया गया है, जिसने 8 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया शूट करके, उस पर बंदूक तान करके। कानपुर एनकाउंटर केस के मरकजी मुलजिम विकास दुबे का घर जिला इंतजामिया इस वक्त मिसमार कर रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कानपुर के बेकारो वाक़ विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गई थी, तो दोनों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। और ये सारी खबरें आप लोगों के सामने इस वक्त आ चुकी हैं। अब उसका घर भी यहाँ पर मिसमार कर दिया गया है, ये आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। नाज़रीन, कल से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये विकास दुबे है कौन, क्या इसका कोई सियासी ताल्लुक है, आखिर क्यों इस तरह से जो है गुंडा इस कदर बन गया कि जो है पुलिस एहलकारों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। दरअसल योगी के राज में जराइम उरूज पर हैं और आए दिन कत्ल, लूट और समंदरी की वारदात रोनुमा हो रहा है। वहीं कानपुर में देर रात गए बदनाम जमाना मुजरिम विकास दुबे को गिरफ्तार करने की पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करके CO समेत 8 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। इस वाकये ने योगी हुकूमत पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस महफूज नहीं तो आम आदमी का क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है। दरअसल लोगों में तजस्सुस भी पाया जा रहा है कि विकास दुबे आखिर है कौन जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस के साथ होने वाला अपनी नौयत का पहला हमला है। बदनाम जमाना मुजरिम विकास दुबे बेठोर कले शिवल्ली थाना इलाके के बेकरो गांव का रहने वाला है। उसने अपने घर को किलानुमा बनाया हुआ था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे साल 2001 में होने वाले दर्जा हासिल वजीर संतोष शुक्ला के कत्ल का अहम मुलजिम है। संतोष शुक्ला 2001 के राजनाथ सिंह हुकूमत में वजीर थे, यानी बीजेपी से उसका ताल्लुक था। उनका कत्ल घर में घुसकर किया गया था। इसके अलावा 2000 में कानपुर के शिवली थाना इलाके में वाक़े तारा चंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे के कत्ल में भी विकास दुबे का हाथ बताया जाता है। शिवली थाना इलाके में साल 2000 में होने वाले राम बाबू कत्ल मामले में भी विकास मुलव्वस था और इल्जाम है कि उसने जेल में रहते हुए इस कत्ल की साजिश रची थी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे उसके अलावा साल 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे के कत्ल मामले में भी मुलजिम है। इत्तलात के मुताबिक बदनाम जमाना हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ 60 मुकदमात इस वक्त दर्ज हैं, जो आखिरी एक कत्ल के ही मामले में उसको गिरफ्तार करने पुलिस कल गई तो वहां जो है 8 पुलिस एहलकारों को उसने हलाक कर दिया फायरिंग करके। तो नाज़रीन, अब इस तरह के गुंडों को आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, लेकिन अफसोस का मामला यह है कि इतनी बड़ी वारदात अंजाम दिए जाते हैं और इस कदर कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म किया जाता है, इसके बावजूद मीडिया में डिबेट नहीं होता। सोचिए अगर इसमें कोई अक़लियती कम्युनिटी का होता तो उसके साथ क्या किया जाता और किस तरह 8-8, 10-10 दिनों तक जो है इस पर डिबेट होकर के पूरे कौम को ही बदनाम करके जो है दुश्मन बना दिया जाता सबों को। नाज़रीन, कुवैत से एक खबर आ रही है। कुवैत में एक बिल बनाने के लिए मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। अगर उस मुसव्वदे को
उस बिल को कानूनी शक्ल मिलती है और कानून बन जाता है तो 8 लाख हिंदुस्तानियों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मकामी कुवैत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी तफसीलात सामने आई है। कुवैत की कौमी असेंबली कमेटी ने फैसला किया है कि गैर मुल्कियों के लिए कोटा मुकर्रर करे और उसकी तजवीज़ करने वाला एक मुसव्वदा कानून बनाया जाए। ये बिल अब मुताल्लिका कमेटी को गौर करने के लिए भिजवाया जा चुका है, यानी कानून साज काउंसिल को। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी तारिकीन वतन जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उनको कौमी आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर कुवैत की कौमी आबादी 100% में 15% जितनी तादाद हो सकती है, उतनी ही तादाद से कम जो है गैर कानूनी लोगों को, बिलखुसूस हिंदुस्तानी लोगों को जगह होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो उनको वापस भेज देना चाहिए, इस तरह की इजाजत नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की बिल यानी कोटे वाली तारिकीन वतन या मुलाजिमत के लिए जो लोग वहां जाते हैं उनके लिए कोटा मुकर्रर होगा कि वो इतनी ही तादाद में होंगे, इससे ज्यादा तादाद में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर ये बिल मंजूर होती है तो जाहिर सी बात है कि कुवैत में बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से वहां जाकर के काम करने वाले हैं। अगर ये बिल मंजूर होती है तो फिर 8 लाख कुवैतियों को, माफ कीजिएगा, 8 लाख हिंदुस्तानियों को कुवैत छोड़ करके वापस अपने वतन लौटना पड़ेगा। इस तरह की खबर कुवैत टाइम्स के हवाले से दुबई की भी 2-3 अखबारात में यह खबर शाये हुई है। अभी तक ये बिल मंजूर नहीं हुई है, बस इस पर जो है बात हुई है और बिल पेश करने के बाद इस वक्त जो है कानून साज काउंसिल जो होती है उनके खिदमत में आई हुई है। अब वो इस पर सोचेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। उस पर अगर फैसला आ जाता है, कानून साज काउंसिल इस पर सोच विचार करती है, उस बिल को मंजूर कर लिया जाता है अगर कौमी असेंबली कमेटी में, तो जो फिर जो है ये सारे मसाइल होंगे। बहरकत नाज़रीन, आइए एक वीडियो दिखाता हूं। सब इंस्पेक्टर, जी हाँ सब इंस्पेक्टर नशे का ये जो कार चला रहा है, इसमें जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है वो सब इंस्पेक्टर है। और जो मामला है ये चिल्ला विलेज है, दिल्ली के करीब में वाक़ है। पहले तो ये शराब के नशे में कार चला करके एक खातून को मार देता है, नीचे गिरती है। उतने में कुछ लोग आकर के उस औरत को संभालने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है उसी औरत पर कार चढ़ा करके कैसे निकल जाता है दीगर लोगों पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है कानून का धुनस। ये है जब आप इंस्पेक्टर या जब खाकी वर्दी में आते हैं तो जो है एक आम आदमी की जिंदगी उनके सामने कोई माना नहीं रखती। एक तो पहले गिरा देता है एक्सीडेंट करके, लोग आ जाते हैं उसको उठाने के लिए, फिर जो है जबरन वहां से कार लेकर के चला जाता है। ये वीडियो देख करके आप महसूस करें कि अब बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो खातून जख्मी हुई है उसका इलाज चल रहा है। इस तरह का पुलिस का इस वक्त बयान आया है अलग अलग अंदाज में। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बात करते हैं और बात करते हैं गोल्ड मास्क की, सोने का मास्क। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन से 2-4 मरीजों की तादाद 6.25 लाख से ज्यादा हो गई है। इससे भी मुल्क में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी कोई बाहर निकले तो मुंह में मास्क या रुमाल जरूर बांधे। कोरोना की इस जंग में महाराष्ट्र के पुणे जिले के पनीरी चिंचवाड़ का एक शख्स ने सोने का मास्क तैयार करके गरीबों का मजाक उड़ाया है, मजदूरों का मजाक उड़ाया है, उन लोगों का मजाक उड़ाया है जिनके पास इस वक्त जीने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो बेरोजगार हो चुके हैं और परेशान हो रहे हैं। उन लोगों का मजाक उड़ाया है जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है जिंदगी गुजारा करने के लिए। बेरोजगार होने की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कई लोग जो है परेशान होकर के, डिप्रेशन में आकर के, जहनी तनाव का शिकार होकर के अलग अलग किस्म के मसाइल में दो चार हैं। और ये शख्स जो है सोने का 3 लाख का मास्क बना करके गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। जब आपके पास दौलत है लेकिन सेंस नहीं है तो इस तरह की लोगों की तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती है। आप इस शख्स को देख सकते हैं कि इसका मैनर क्या है और इसका सेंस किस तरह गिरा हुआ है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते एक और खबर की जानिब बात करते हैं और ये है कि दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में दाखिल अपने चार्जशीट में कहा है कि फरवरी में शिमाली मशरिकी दिल्ली में फसादात के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए राब्ते में थे और जय श्री राम नहीं कहने पर उन्होंने 9 मुसलमानों को मार डाला था।
चार्जशीट में कहा गया कि तमाम मुलजिम मुसलमानों से बदला लेने के लिए 25 फरवरी को बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदुत्व एकता से जुड़े थे। इस ग्रुप का इस्तेमाल उन लोगों ने आपसी राबते और एक दूसरे को लोग हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली तशद्दुद के दौरान 3 लोगों के कत्ल मामले में अदालत में 3 चार्जशीट दाखिल की हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के दौरान मारे गए अमीन, भोरे अली और हमजा के कत्ल मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। इन चार्जशीट में फसादात भड़काने और कत्ल के लिए 9 मुलजिमों को मुलजिम बनाया गया है, जिसमें लोकेश सोलंकी जिसकी उम्र 19 है, पंकज शर्मा जिसकी उम्र 31, अंकित चौधरी जिसकी उम्र 23, प्रिंस जिसकी उम्र 22, जतन शर्मा जिसकी उम्र 19, हिमांशु ठाकर जिसकी उम्र 19, विकास पांचाल जिसकी उम्र 20, ऋषभ चौधरी जिसकी उम्र 20 और सुमित चौधरी जिसकी उम्र 23 है। इन लोगों को इस वक्त जो है मुलजिम बनाया गया है। इन 3 लोगों को कत्ल करने में कट्टर हिंदुत्व एकता नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल इन लोगों ने आपसी राबते और एक दूसरे को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए किया था। चार्जशीट में कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला शख्स अब भी फरार है। पुलिस ने चार्जशीट में 26 और 27 फरवरी की रात व्हाट्सएप ग्रुप पर मुबैना तौर पर लोकेश के कुछ पैगामात का हवाला दिया। चार्जशीट में कहा गया कि लोकेश ने मुबैना तौर पर पहला पैगाम रात 11:39 बजे भेजा। लोकेश ने कहा, भाई मैं गंगा विहार से लोकेश सोलंकी, अगर कोई वक्त हो या लोगों की कमी हो मुझे बताओ, मैं पूरी गंगा विहार टीम के साथ आ जाऊंगा। हमारे पास सब कुछ है, गोलियां, बंदूक और सब कुछ। चार्जशीट में कहा गया कि रात 11:44 बजे मुबैना तौर पर सोलंकी ने ग्रुप में पैगाम भेजा, रात लगभग 9 बजे विहार के पास तुम्हारे भाई ने 2 मुसलमानों को मार दिया और उन्हें अपनी टीम की मदद से नाले में फेंक दिया। विनय, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई हमेशा इस तरह के काम में आगे रहता है। कत्ल करने के बाद व्हाट्सएप में चैटिंग चल रही है। चार्जशीट में कहा गया रात 12:15 बजे सोलंकी ने फिर पैगाम भेजा, मैं पूरी रात जागता रहा, अगर कुछ भी हो मुझे बताना। चार्जशीट में कहा गया इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने वाले शख्स का पता लगाया जा रहा है। ये कट्टर हिंदुत्व एकता ग्रुप है जिसको 25 फरवरी 2020 को रात 12:49 पर बनाया गया। शुरुआत में ग्रुप में 125 मेंबर थे, लेकिन 8 मार्च 2020 को 47 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया था। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए चार्जशीट में कहा कि मुलजिम और उनके मुआविन गुस्से में थे क्योंकि हिंदुओं को निशाना बनाया जाने और मुसलमानों के जरिए हिंदुओं को मारे जाने की खबरें हर तरफ थी। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक उन्होंने मुलजिमों यानी हिंदुओं पर हमला करने के लिए मुसलमानों को सबक सिखाने की साजिश की और लाठी, डंडे, छड़ी, तलवार, बंदूक वगैरह के साथ गलियों में घूमने लगे। उनका वाज़ेह मकसद मुसलमानों के घर, जायदाद और मस्जिदों को तबाह करने या जलाने का था। तो नाज़रीन, ये सारी तफसीलात जो पेश की गई हैं ये चार्जशीट में बाकायदा पुलिस की जानिब से बताई गई है कि किस तरह से जो है वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए प्लानिंग की गई और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से एक दूसरे से चैटिंग हुई। इसी में एक और बयान यह है कि उन्होंने कई बार लोगों से जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जिन लोगों ने नारे नहीं लगाए या जो जांच में मुसलमान पाए गए उन पर हमला किया गया, उनका कत्ल करके उनकी लाश को भागीरथी विहार के नाले में फेंक दिया गया। चार्जशीट में कहा गया कि अब तक की गई जांच और मुलजिमों की CDR की जांच में पता चला है कि मुलजिम मोबाइल फोन के जरिए लगातार एक दूसरे के राब्ते में थे और जायकों पर मौजूद थे और हमला किया गया था। लोगों को रोकते, उनसे कहते कि जय श्री राम का नारा लगाओ, अगर नारा लगाने में रत्ती बराबर भी आनाकानी करते तो उनको मार दिया जाता है। उनको रत्ती बराबर भी शक होता कि इसका ताल्लुक मुसलमान से है, मुस्लिम कौम से है, तो जो उसको मार दिया जाता है। ये सारी कहानी जो है खुद पुलिस अफसरान ने जो चार्जशीट तीसरी दाखिल की है उसमें ये बयान किया गया है। बैगैब नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हुआ दिल्ली फसादात में। चूंकि चार्जशीट लगातार इस वक्त सामने आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें हक़ाइक़ निकल करके सामने आ रही हैं। जब पुलिस की एक वाक़े की, एक इलाके की इतनी सारी तफसीलात अगर चार्जशीट में दाखिल हो गई हैं तो सारी की सारी तफसीलात अगर रखेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने भयानक फसादात थे और किस तरह प्लानिंग और मनसूबाबंद हुई थी। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।